प्यारे साथियों नमस्कार। आपका हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों कल हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में स्टार्ट कर रखे थे। तो हिंदी वर्णमाला में हम लोगों ने वर्णमाला के परिभाषा देखा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने ध्वनियों के बारे में पढ़ा कि वे मुंह से निकली हुई वह हवा जो आकाश में पूरी तरीके से व्याप्त हो जाए या छिप जाए, और उसी ध्वनि को यदि हम लिखित रूप देते हैं तो वो एक वर्ड में या वर्ड में बदलाव करता है या वर्ड की परिभाषा बनती थी। उसी से हमने आगे बढ़ते हुए हम फिर जाके वर्डों के बारे में पढ़ा, फिर स्वर आए जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, फिर हमने धीरे धीरे स्वरों के वर्गीकरण पे आए थे। तो आज हम स्वरों के वर्गीकरण से ही आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको कल करवाया गया था स्वरों के वर्गीकरण में, तो आपको हमने कल स्वर के वर्गीकरण के रचना के आधार पे करवाया था। रचना के आधार पे आपको मूल स्वर और संधि स्वर हम करवा रहे थे। तो मूल स्वर में जैसे बताया गया था ऐसे स्वर जो किसी अन्य स्वर की सहायता से या बिना अन्य किसी स्वर के मिलने से बने होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री के बारे में बता दिया गया था। और उसके बाद हम पढ़े थे संधि स्वर। संधि स्वर जो होते हैं दो स्वर मिलते हैं और दो स्वरों के मिलने से एक नया स्वर बनता है, उसे हम संधि स्वर बोले थे। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाए थे, और छोटी ई और छोटी ई से ही मिला के हम बड़ी ई बनाए थे। उसी क्रम में आगे उ और ऊ को मिला करके हम बड़ा ऊ बनाए थे, और ठीक आ और एक ई को मिला करके हम ए का निर्माण किए थे। आ और ए को मिला करके ए का निर्माण किए थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? संधि स्वर को थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। जैसा कि हमने कल बताया था संधि स्वर के बारे में भी डिफाइन करेंगे। तो सजाती संधि स्वर आएगा, विजाती संधि स्वर आएगा। तो ठीक है, देखिएगा। वहीं से हम स्वरों के वर्गीकरण से, ध्यान से देखना मेरे भाई, स्वरों के वर्गीकरण से, स्वरों के वर्गीकरण, और जो हमने स्वरों के वर्गीकरण में, ध्यान से देखना, जो स्वरों के वर्गीकरण में हमने किया था, ये देखो स्वरों के वर्गीकरण, और ये स्वरों का वर्गीकरण था, इसमें हम पहला पढ़ रहे थे रचना के आधार पे। रचना के आधार पर ये देखना। और इसमें हम जो रचना के आधार पे पढ़ रहे थे दो प्रकार के स्वर। एक तो हमने बोला था मूल स्वर, और एक हमने बोल के रखा था संधि स्वर। कल हम इस क्लास को देखे थे, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लें। एक था संधि स्वर, जो मूल स्वर होते थे, इसी का अन्य नाम भी दिया गया था, रूढ़ स्वर दिया गया था, प्राकृतिक स्वर दिया गया था, है ना, नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं इसी को। इनका अन्य नाम भी आपको बताया गया था। या ऐसे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में आपको दिया गया था, कौन सा? छोटा आ हो जाता है, छोटी ई हो जाती है, ऊ था, और क्या भैया? री था। इतनी बात आपको क्लियर हुई होंगी, आप कुछ बातें याद आई होंगी। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर में क्या आया था, हम इसी को अब आगे पढ़ रहे होंगे कि संधि स्वर क्या है। यहां तक आपको बात क्लियर है ना? हाँ, इसी को नैसर्गिक स्वर बोलते हैं, इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं, इसी को प्राकृतिक स्वर भी बोलते हैं, इसी को रूढ़ स्वर भी बोलते हैं, है ना। इन सब स्वरों को इसी मूल स्वरों का नाम ही देते हैं। और इन जो मूल स्वर होते हैं, ये देखो मूल स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेते हैं बोलने में, ये स्वतः अकेले ही रखे जाते हैं। लेकिन अगर दो स्वर आ और आ को मिला के रखेंगे तो संधि स्वर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इसी में हम ऐसे रख देते हैं आ और आ, ये दो प्रकार के आ लेकर के हमने क्या बनाया, बड़ा आ, तो ये जो बनता ना, ये संधि स्वर का है, उदाहरण हो जाएगा। जैसे हम छोटी ई लिए और ये एक और छोटी ई लिए और इसको मिला दिए तो भैया कहोगे बड़ी ई बन जाएगा। तो ये भी किस स्वर का उदाहरण हो जाएगा? तो बोलेंगे मेरे भाई ये भी एक बड़ी स्वर, सॉरी, दीर्घ, ये संधि स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे आप उ और ऊ को लेकर के यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और ये भी किसका हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे भैया ये भी संधि स्वर का उदाहरण हो जाएगा। तो आप यहां तक बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे बात को ना। तो मैं थोड़ा सा एक नया पेज ऐड ऑन करता हूं और वहां पे संधि स्वर के बारे में डिटेल करता हूं। ध्यान से देखना, हेडिंग बनाएंगे संधि स्वर के भेद।
बनाइएगा। यहीं से कल हम छोड़े थे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। संधि स्वर के भेद, संधि स्वर के भेद। अब ध्यान से देखना, जो संधि स्वर होता है उसको दो भागों में बांट के रखे हैं। संधि स्वरों को कितने भागों में बांट के रखे हैं? ये इसके कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। वो दो भेद कौन कौन से हैं उसको देखो। इस संधि स्वर का एक भेद जो है वो सजाती संधि स्वर है। क्या बोलेंगे? सजाती संधि, सजाती संधि स्वर। और एक क्या हो जाएगा? एक आएगा विजाती संधि स्वर। ध्यान से देखना, एक आएगा विजाती संधि स्वर। बात क्लियर हुई होगी कि जो हमारा संधि स्वर है उसको कितने भागों में बांटेंगे? तो बोलोगे संधि स्वर को दो भागों में बांट के रखे हैं, एक सजाती संधि स्वर, एक विजाती संधि स्वर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो सजाती संधि स्वर होता है वो क्या है? यहां देखना भाई, जो सजाती संधि स्वर है वो क्या है और जो विजाती संधि स्वर है वो क्या है? ध्यान से देखना, जो सजाती संधि स्वर है इसके बारे में हेडिंग बनाती है, सजाती संधि स्वर। देखना ध्यान से, जो सजाती संधि स्वर होता है इसमें लिखेंगे जो एक समान स्वर जाति के होते हैं। माने जो स्वर दिखेंगे हमको या जो स्वर हम लिखेंगे एक ही जाति के स्वर दिखेंगे, यदि एक ही जैसे स्वर दिखेंगे तो वो सजाती स्वर कहलाते हैं। और दो भिन्न भिन्न प्रकार के यदि हमको स्वर दिखते तो वो विजाती स्वर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। क्या लिखेंगे? जो एक समान जाति के स्वर होते हैं उसे हम सजाती स्वर कहते हैं। जो एक समान स्वर जाति के मेल से बनते हैं या एक समान स्वर जाति के, एक समान स्वर जाति के, है ना, एक समान स्वर जाति के मेल से, एक समान स्वर जाति के मेल से बने स्वर क्या कहलाएगा? सजाती संधि स्वर कहलाते हैं। सॉरी, यहां लिखेंगे सजाती संधि स्वर, सजाती संधि स्वर कहलाते हैं, सजाती संधि स्वर कहलाते हैं। ये ध्यान से देखना। अब सजाती संधि स्वर है कौन कौन, इसको ध्यान से देखो भैया। एक ही जाति का मतलब देखो ध्यान से, अगर हम आ को लेकर के और ये एक और आ लेते हैं, सेम एक ही दोनों, देखो ये भी आ ये भी आ, एक जैसे दिख रहे नहीं दिख रहे हैं। अगर ये एक जैसे दिख रहे हैं तो ये एक कैसे होंगे? सजाती संधि के स्वर है। अगर हमने ऐसे लिया ई और एक और लिया ई और इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ तो बनेगा ना, तो ये किस प्रकार के स्वर कहलाएंगे? सजाती कहलाएंगे। अगर इसी प्रकार से देखो हम ऊ ले लिए और ऊ ले लिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बोलोगे भैया छोटा आ और छोटा आ मिला के बनाएंगे क्या? तो बोलोगे मेरे भाई बड़ा आ बन जाएगा। ई और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। और ऐसे ऊ और ऊ को मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ध्यान से देखना, यहां तक आपको बात क्लियर है ना? अब इस प्रकार के जो स्वर आपको दिख रहे हैं, ये जो स्वर आपको दिख रहे हैं ये एक ही जैसे दिख रहे हैं और एक ही जैसे दिखने की वजह से एक ही जाति का बोलते हैं। और एक ही जाति का मतलब ये हो जाएगा देखो सजाती। एक ही जाति के होने के नाते इन्हें हम क्या बोलते हैं? सजाती स्वर बोलते हैं। स्वर तो दिख रहे हैं, इस वजह से एक ही जाति के होने की वजह से इन्हें हम सजाती स्वर कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, है ना? यदि दो अलग स्वरों से बने होते, दो अलग अलग स्वरों से बने होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विजाती स्वर कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हो कि जो जो यहां लिख सकते हो जो दो अलग अलग, जो दो या अलग स्वरों से, दो अलग स्वरों से बने हों उसे हम क्या कहेंगे? उसे विजाती स्वर हम कहेंगे। जैसे हम क्या ले लेते हैं भाई, एक तो आ ले लिए, ध्यान से देखना, और एक लिए ई। अब देखो ध्यान से, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है? क्या एक ही जैसा है क्या? नहीं भैया, एक ए है, आ है और एक ई है। देखो दोनों दोनों अलग हैं और दोनों अलग होने की वजह से भैया क्या? विजाती स्वर। दोनों अलग होने की वजह से कौन सा स्वर? विजाती स्वर। एक और लिखते हैं भाई, यहां देखेंगे ए, देखो आ
और ए ले लिए, इन दोनों को लेके बनाओ, बताओ क्या एक जैसे दिख रहे हैं? ना भैया, एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, आ ले लिए और क्या ले लिए मेरे भाई, ऊ ले लिए, क्या एक जैसे दिखे? एक जैसे दिखे? नहीं भैया, नहीं दिखे। आगे देखो, आ ले लिए और क्या लिए, ओ ले लिए, क्या एक जैसे दिखे? देखो, क्या एक जैसे दिखे? नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। और जब बिल्कुल एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो आप कौन सा स्वर बोलेंगे भैया? विजातीय स्वर बोलेंगे। और इन स्वरों को देखो, जब मिलाते हैं, इन स्वरों को मिलाएंगे तो बोलोगे आ और ई मिलके क्या बनता है? ए बन जाता है। और यही ए यहाँ पे लाके रखेंगे और आ को जोड़ेंगे तो बोलोगे सर ये ए बन जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या बनेगा? बोलोगे भैया ओ बन जाएगा। और इस ओ को यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा? शायद ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी है, ये औ बन जाएगा। और ये किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? बोलेंगे भैया ये विजातीय स्वर हो जाएगा। यहां तक आप बिल्कुल समझ पाए होंगे चीजों को, दिक्कत नहीं आएगी ना। सजातीय स्वर एक ही जाति से बने होते हैं, विजातीय स्वर दो अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। अब ध्यान से यहां भी थोड़ा सा परिवर्तन देखते हैं, क्या दिखता है? बोलोगे भैया अगर देखो ध्यान से, ये तो ई है, ये ऊ है, अब ये तो सिंगल सिंगल मात्रा वाले हैं, ये देखो एक बड़ा मात्रा, ये छोटा मात्रा, इनको भी क्या अभी विजातीय स्वरों को भी बांटा गया है। जैसा कि हमने कल बताया था, विजातीय स्वरों को बांटेंगे तो वृद्धि स्वर में और गुण स्वर में। तो अब विजातीय संधि स्वर को दो भागों में बांट के रखते हैं, देखेंगे नए पेज से। विजातीय संधि स्वर, हेडिंग बनाइए विजातीय संधि स्वर के भेद। एक और हेडिंग होगी विजातीय संधि स्वर के भेद। विजातीय संधि स्वर के, विजातीय संधि स्वर के भेद। तो अब देखना ध्यान से, विजातीय संधि स्वर को कितने भागों में बांट के रखे हैं? तो भैया विजातीय संधि स्वर को हम दो भागों में बांट के रखे हैं। विजातीय संधि स्वर को कितने भागों में बांट के रखे हैं? विजातीय संधि स्वरों को दो भागों में बांट के रखे हैं। एक बोलते हैं गुण स्वर, और इसी गुण स्वर से गुण संधि बनी हुई है। एक तो है गुण स्वर और दूसरे स्वर का नाम रखेंगे वृद्धि स्वर। देखो दूसरे का नाम क्या? वृद्धि स्वर। यहां देखो, एक तो गुण स्वर है और दूसरा कौन सा है? दूसरा वृद्धि स्वर है। तो ये जो गुण स्वर है मेरे भाई, ध्यान देना, एक तो गुण स्वर हो गया और एक कौन सा हो जाएगा? एक वृद्धि स्वर हो जाएगा। गुण स्वर किसे कहते हैं? गुण स्वर जो होते हैं, ध्यान से देखो यहां पे, जो गुण स्वर होंगे, जैसे आ और ई को मिलाओगे तो ए बनेगा, आ और ऊ को मिलाओगे तो ओ बनेगा। इनको हम क्या किस में रखेंगे? गुण स्वर की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जब आ और ए को मिला देंगे तो हम ए बन जाएगा, और आ और ओ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। वो किस स्वर की कैटेगरी में रखेंगे? उसे वृद्धि स्वर की रखेंगे, है ना। जो देखो, जिन स्वरों से गुण संधि बनती है, लिख सकते गुण संधि वाले स्वर, ऐसा लिख सकते हो, गुण संधि, यहां लिख सकते हैं गुण संधि वाले स्वर। गुण संधि वाले स्वर गुण स्वर कहलाते हैं। गुण स्वर कहलाते हैं, ध्यान से देख लेना, क्लियर ना। अगर इसे हम लिखें तो बोलो भैया इसमें जैसे क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा? आ और कौन? ई, इसको मिलाएंगे क्या बनेगा? ए बनेगा। हमने आ को और किसको? ओ को मिलाया, ये क्या बना? बोलोगे सर ये तो बन जाएगा ओ। और ये किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे? तो बोलोगे ये भैया गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। गुण स्वर संधि आता ना, गुण स्वर संधि। तो वैसे ये जो गुण संधि को बनाए, तो गुण संधि को आ और ई मिलने के बाद ए बनता है, आ और ऊ मिलने के बाद ओ बनता है, ये गुण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ऐसे वृद्धि संधि में आएंगे, जो वृद्धि संधि से बनते हैं उसे, है ना, जो वृद्धि संधि से बनते हैं यहां पे लिख लेंगे, जो वृद्धि संधि से, जो वृद्धि संधि से बनते हैं उन्हें क्या नाम देंगे? उन्हें हम नाम देंगे वृद्धि स्वर, है ना, वृद्धि स्वर। अब वृद्धि स्वर में कौन कौन से आएगा? ध्यान से देखना, वृद्धि स्वर, अब देखो यहाँ पे आ और ई जोड़े, अब यहाँ पे अगले स्टेप में आ और ए जोड़ लो, ए बन जाएगा। यहां देखो क्या लिख पाओगे? आ और ए को यदि हमने जोड़ दिया तो क्या बना? बोलो भैया ए बन जाएगा, बन जाएगा ना। और यहां पे देखो आ को हम ओ से जोड़ दिया तो बोलो क्या बनेगा? बोलोगे भैया ये औ बन जाएगा।
ये क्या बनेगा, अ बन जाएगा। और ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो बोलेंगे ये वृद्धि स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। और ये किसके उदाहरण, बोलेंगे मेरे भाई ये गुण स्वर के उदाहरण है। यहां तक आप बिल्कुल क्लियर कर पाए होंगे, बातों को समझ पाए होंगे, है ना। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा, चीजें क्लियर ना। पीछे का नहीं नोट कर पाए तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान से देखना ये चीज, और यहां तक हम आ गए। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं, उच्चारण में समय लगने के आधार पे, कि उच्चारण करने में हमें कितना समय लगता है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, स्वरों को बांट लेते हैं, है ना। उसको देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, उच्चारण में लगने वाले समय, यह एक और हेडिंग बनाएंगे, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय, या यही कह सकते ना, या मात्रा के आधार पे, इसी को बोल सकते हैं के मात्रा के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पे या मात्रा के आधार पे। ध्यान से देखना। अब यहां से क्या होता है, इसको कितने भागों में बांट के रखे हैं, बोलो भाई। इसको तो वैसे हम दो तीन भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या, है ना, और दीर्घ स्वर, और कौन सा स्वर, प्लुत स्वर। तो ध्यान से रखना, इसी को बोलते हैं क्या, इसको तीन भागों में बांट के रखे हैं हम। एक का नाम था ह्रस्व स्वर, एक का नाम था ह्रस्व स्वर, है ना, या इसी को क्या बोलते हो, लघु स्वर, इसी को बोलते हैं लघु स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। एक आता क्या भैया, दीर्घ स्वर, एक आता दीर्घ स्वर, या इसी को बोलते हैं वृद्धि स्वर, है ना। एक और स्वर आता है जिसका नाम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हिंदी में नहीं प्रयोग करते, याद रखना, इसको हिंदी में प्रयोग नहीं करते, इसको संस्कृत में प्रयोग करते हैं हम। यहां से ध्यान से देखेंगे आप, ये तीन हैं, एक ह्रस्व स्वर या लघु स्वर बोल के रखते हैं, एक दीर्घ स्वर आएगा, है ना, और एक कौन सा स्वर आएगा, बोलोगे प्लुत स्वर आएगा। ह्रस्व स्वर किससे कहते हैं, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोल देते हैं, ठीक है। और जिसमें दो मात्राओं का समय लगे, या ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, जिसके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर या लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज्यादा समय लगता है जिसके उच्चारण करने में, उसे हम कौन सा स्वर बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। परिभाषा लिखना चाहते हैं या इसी को और बात लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसी स्वर को हम लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसे क्या कहोगे भैया, दीर्घ है, इसे द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि इससे ज्यादा या इससे दोगुना समय लगता है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, है ना, ऐसा इसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। ध्यान सुनना, अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहो तो कोई परिभाषा विशेष इसकी है नहीं, अगर लिखना भी चाहोगे तो लिखोगे वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे या जिसके उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे या जिसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ध्यान से लिख लेंगे, अगर इसकी परिभाषा भी लिखना चाहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है वो देख लेंगे आप, है ना। ऐसे स्वर, ऐसे स्वर या वे स्वर लिखो बेहतर होगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है,
उसे क्या बोलोगे, उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल्स में लिखना चाहते हो, उदाहरण लिख सकते हैं इसके हम, कौन कौन से, अ, देखो अ, यहीं पे ई, और यहीं पे ऊ, यहीं पे क्या लिख देंगे, री। ये कौन से सब स्वर होंगे, बोलेंगे भैया ये सब के सब ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, ऐसा लिख सकते हो, जिसके उच्चारण, है ना, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे। या एक और नई बात लिख सकते हो, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्रा का, 2 मात्रा का समय लगे, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। अब अगर द्विमात्रिक स्वर का यहाँ पे उदाहरण लिखना हो तो लिख सकते हो इसके उदाहरण, प्लुत स्वर अगले पेज पे देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, ये देख रहे हो ना। ऐसे हम ए लिख लेंगे, आई लिख देंगे, ओ लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, ओ लिख देंगे। ध्यान से देखना, अगर हम पूछेंगे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी, तो बोलोगे भैया जवाब में निकल गया कि ह्रस्व संख्या कितने रखेंगे, 4 रखेंगे। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, 7 रख लेंगे। दीर्घ स्वर कौन कौन से, 7 हो जाएंगे, देखो ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे, कितने, 7 हो जाएंगे। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, या जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। एक बार इसकी भी बना लेते हैं हेडिंग, और उसको भी लिख लेते हैं, प्लुत स्वर के बारे में देख लेंगे। हेडिंग बनाएंगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या, 3 मात्राओं जिनके उच्चारण में, या लिख सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, ये वैसे तो हिंदी में प्रयोग नहीं करते, संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगे, उसे कौन सा स्वर बोलेंगे, उसे प्लुत स्वर बोलेंगे। एक अन्य परिभाषा, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, ऐसा लिख लो, हिंदी में इसका प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। एक और बात अगर लिखना चाहते हो, इसका प्रयोग होता तब कहां है, तो लिख लो इसका प्रयोग संस्कृत की भाषा में होता है। इसका प्रयोग किसका, प्लुत स्वर का, इसका प्रयोग संस्कृत में, संस्कृत में होता है। बात समझ पाए ना। अगर हम लिखना चाहें तो एक बेहतर उदाहरण इसका लिखते हैं, क्या, ओम लिख लो, ऐसे लिखते ना, ओम। इसका एक बेहतर उदाहरण लिख लेंगे, ओम, है ना। भो भी बोल देते हैं, जैसे किसी को पुकारते वक्त बड़ी लंबी सांस खींचते हैं ना, जब भी किसी को पुकारते वक्त एक लंबी सांस खींचते हैं, लंबे स्वर में चिल्लाते हैं, है ना, ए रे चिल्लाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, प्लुत स्वर हो जाता है, उसी में क्या होता है, प्लुत स्वर हो जाता है। तो ध्यान से देखना। अब एक और पढ़ लेते हैं, यहाँ की कौन सा किए भाई, ये हम कर लिए उच्चारण व उच्चारण के लगने वाले समय में, या मात्रा के आधार पे। अब हम कर लेते हैं किसके आधार पे, जिह्वा के आधार पे। ध्यान से देखना, जीवा के आधार पे 3 बोलते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीवा के आधार पे 3 भागों में बांट के रखे हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ध्यान से देखना, जीवा के आधार पे स्वर के भेद, है ना, जीवा के
ऐसा लिख रहे भाई, जिह्वा के आधार पे स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर, सॉरी, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, ध्यान से देखना। अगर जिह्वा के आधार पे स्वरों को भेदित करें तो हम कितने, 3 भागों में। एक तो बोलते हैं अग्रस्वर, एक बोलते हैं अग्रस्वर। जो जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाते हैं उसे अग्रस्वर बोलते हैं। जो जिह्वा के बीचों बीच मध्य भाग से बोले जाए उसे मध्य स्वर बोलते हैं, जैसे छोटा आ बोल देंगे। और जो जिह्वा के पिछले हिस्से से या, है ना, बोले जाए उसे कौन सा स्वर बोलेंगे, पश्च स्वर बोलेंगे। ध्यान से देख लेना मेरे भाई, जिह्वा के अगले हिस्से से जो बोले जाते हैं उसे अग्रस्वर बोलते हैं। जो जिह्वा के मध्य से बोले जाते हैं उसे मध्य स्वर बोलते हैं। और जो जिह्वा के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं उसे हम पश्च स्वर बोलते हैं, है ना। वे स्वर जो जिह्वा के उच्चारण या जिह्वा जब हम उच्चारित करते हैं वर्डों को, जब हम बोलते हैं स्वरों को तो अग्रभाग से निकलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वे स्वर जिनके उच्चारण, ऐसा लिख सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण कहां से हो, अग्र, जिनके उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग से हो, जिह्वा के अग्रभाग से हो, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, जिह्वा के अगर अग्रभाग से हो रहा तो उसे क्या बोलोगे भैया, उसे बोलेंगे अग्रस्वर। उसे क्या बोलेंगे, अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन सा आता है ये बताओ, अग्रस्वर में कौन कौन सा आता है, तो एक तो निकल के आएगा ई, एक निकल के आएगा ई, और एक निकल के आएगा यहीं से बड़ा बड़ी ई, और यहीं से निकल के आएगा ए, और यहीं से निकल के आएगा ए। ध्यान देना, ए और इसी में आएगा ए। अगर ये संस्कृत का वर्ड होता तो यहाँ पे री भी लिख लेते हैं हम, अगर संस्कृत का वर्ड होता तो री भी लिख लेते हैं। बड़ी तेजी से कहीं कुछ होता ना, हम कहीं कुछ होता तो ये ई, तो बड़े जल्दी से निकल के आता ना ये वर्ड, ये लोग थे ई, ये किया काम। तो जो बस याद रखना, इस चीज को दिमाग में रखना, ये भूल जाता अग्रस्वर क्या है, तो ई ए बस ये अग्रस्वर। री लगा तो भैया वो संस्कृत का है, ई ए, तो ये किसका, अग्रस्वर। मध्य स्वर में आएंगे वे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से हो, उसे मध्य स्वर, और इसमें आता क्या, छोटा अ बोल देंगे हम, इसका भी लिख लेंगे। इसको अगर हम परिभाषित करें, लिख लेंगे, वे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा के, वे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से, हो, उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। और ये मध्य स्वर में क्या आएगा, बोलोगे छोटा आ। अगर इसका उदाहरण बोले, इसमें एक ही वर्ड आएगा, ये आएगा आ। ध्यान देना, इसमें कौन, ये 4 आएंगे, संस्कृत का होगा 5 ले लेंगे, ठीक है। पश्च स्वर, बचा हुआ जितना स्वर है सब यहां से बोले जाएंगे, पीछे वाले हिस्से से, तो लिख लेंगे वे स्वर, यहां लिखेंगे भाई, वे स्वर जिनके उच्चारण, बहुत ही आसान है, वे स्वर जिनके उच्चारण कहां से हो, जिह्वा के, जिनके उच्चारण जिह्वा के कहां से, पक्ष भाग से या पिछले हिस्से से। पश्च का मतलब पिछला, पिछले भाग से या पश्च भाग से, है ना, हो, पिछले हिस्से से हो या पिछले भाग से हो, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे पश्च स्वर। अब पक्ष स्वर में क्या क्या लिख पाओगे, बोलो अब एक ध्यान से, बोलो भैया यहाँ पे तो हम बड़ा, ये देखो ये बड़ा लिखे ना, ये बड़ा नहीं लिखे तो यहाँ पे लिख लो, छोटी बड़ी हो गया, छोटा ऊ लिखे नहीं, इसको लिख लो, बड़ा ऊ लिखे नहीं भैया, इसको भी लिख लो, ओ देखो कहीं पे है नहीं, ओ को लिख दो, और भी देखो कहीं लिखे नहीं, वो भी लिख लो। और बताओ कुछ छूटा हुआ है, बताना ध्यान से,
और कुछ छूटा हुआ है भाई? नहीं छूटा हुआ ना। एक और डॉक्टर आ बोलते ना, सॉरी ये दोनों एक जैसे लिख दिए और लिखा ना, एक डॉक्टर आ बनाते ना ऐसे यहाँ पे लगा के, ये भी हम लिख लेते हैं। ये कौन से स्वर हो जाएंगे? ये सब के सब पश्च स्वर हो जाएंगे। तो आप भूलेंगे नहीं ना। मध्य स्वर में कौन आएगा? मध्य स्वर में, मध्य स्वर में कौन आएगा? मध्य स्वर में अ आएगा। अग्र स्वर में क्या आएगा? बोलोगे ई ए। ई से, ई से दोनों ई को संबोधित करना, छोटी ई और बड़ी ई। ए और ए से दोनों ए को संबोधित करना, ए ए। और अगर री की बात करेंगे तो ये किस में आएगा? संस्कृत में आएगा। ये कहाँ पे आएगा? संस्कृत में आएगा। और अगर मध्य स्वर की बात करेंगे तो बोलोगे भैया आ आएगा। और पश्च स्वर की बात करेंगे तो एक तो बड़ा आ आएगा, है ना, और बड़ा आ के साथ ही आप रखेंगे डॉक्टर आ, है ना, डॉक्टर आ, क्योंकि वो देखो डॉक्टर लगता ना, उस तरीके से उसे बोल देते हैं, ये वाला सिंबल। और उसके बाद आ से ही रिलेट करके ओ बोल देना और औ बोल देना। उसी के साथ साथ क्या छूट रहा आपका? बोलोगे भैया और दो छूट रहा, कौन? ऊ छूट रहा है और औ छूट रहा है ना। तो ठीक है, उल्लू वाला ऊ और ऊन वाला ऊ, वो दोनों छूट रहे हैं। ये पश्च स्वर, पश्च स्वरों की संख्या कितनी? बोलोगे अगर इस तरीके से मूल रूप से देखेंगे तो 5, है ना। मध्य स्वर की संख्या 1, है ना। अंक ना समझना, ये कॉमा लगा के रखा हूं, अंक ना समझना। अग्र स्वर में क्या भैया? ये 4 है, ई ई ए ए। तो आज बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, है ना। अगर आप हम मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ध्यान से देखना, एक हिंदी साहित्य की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की क्लास। और जो हिंदी साहित्य की क्लास होगी, ये जो, ये देखो डेली के डेली टॉप 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये जो 20 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। और ये हर एक एग्जाम में, जैसे अभी देखो यूपी टीजीटी में लगा हुआ एग्जाम है, और अभी देखो बार बार बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला ना, देखो बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। तो वहां पे जो हिंदी साहित्य की क्लास होगी, बिल्कुल आपको वहां से देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डेली का डेली 20 क्वेश्चन करेंगे। उसकी टाइमिंग शाम 3 बजे से होगी। और ये जो क्लास हिंदी वर्णमाला की चल रही है, सुबह 6 बजे से आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगी। तो ध्यान से मेरे भाई, अगर चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप अपने भाइयों के पास क्या करेंगे? हिंदी की पाठशाला, है ना, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। क्या करेंगे? इसको अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे और आराम से वहां पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो ठीक है, बस आज हम इतना ही रखेंगे। यदि किसी को दिक्कत आती है यहाँ से किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, है ना, किसी को क्वेश्चन कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो वो बिल्कुल कमेंट करें। चीजें अच्छी लगी तब भी कमेंट करें, या कहीं से समझ नहीं आया भैया ये चीज मुझे नहीं समझ पाई, इसको दोबारा किया जाए या इसको और भी एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको भी कमेंट करके जरूर जरूर सुझाव दें, ताकि हम उसे और भी बेहतर करें और आपकी जो भी दिक्कतें हैं उन सभी दिक्कतों का समाधान किया जाए, उसको सुलझाया जाए। तो ठीक है, बस आज हम इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास आपसे अगले दिन मुलाकात करेंगे। तो ठीक है सभी को भाई।